हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज एक हैंडसेट लेके आया हूँ Redmi Y2 HD। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, ये डायरेक्ट EDL में जा रहा है। हम पीसी में कनेक्ट करते साथ ही डायरेक्ट EDL में चला जा रहा है। मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ये देखिए, ये डायरेक्ट 9008 का पोर्ट बना रहा है यहाँ। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करेंगे। उसके बाद में हम इसको रिपेयर करेंगे कि इसका कंडीशन क्या है और क्या क्या काम हुआ इसके अंदर में, ये सब चीज़ चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसको डीसी में चालू करके दिखा देता हूँ। मैं निकाल दिए, पोर्ट चला गया, तो डीसी में कंडीशन हमारा क्या दिखा रहा है इसको मैं चेक कर दे रहा हूँ। ये जो 2 डीसी में देख रहे हो 27, वो हमारा इस चीज़ का है, डीसी पावर सप्लाई का। ठीक है, जो केबल जो दिया हुआ है केबल का है, सॉरी डीसी सप्लाई बोलता हूँ। तो यहाँ से जब हम प्रेस करते हैं तो वो ये देखो 11 12 तक गया, 15 तक जा रहा है। उसके बाद में छोड़ दिया तो वो 9 के आसपास में स्टक हो रहा है। ठीक है, इसकी सबसे पहले तो ये डायरेक्ट पोर्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि जब एक कंडीशन आता है कि यदि हमारा एमएमसी बोर्ड से कनेक्टेड नहीं है, सीपीयू से जो कोई भी लाइन मिसमैच है, या तो कोई लाइन वहाँ से मिसमैच, बोलने का मतलब ये है कि ट्रैक मिसिंग है या फिर एमएमसी डेड है। पहली बात तो ये बता दूं कि आपको रीज़न क्या क्या आता है एमएमसी से। तो हमारे हैंडसेट के अंदर में 9008 का पोर्ट क्यों बनाता है, जब हम EDL को जब ट्यूजर से जब कनेक्ट कर शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के कंडीशन में यदि हमारा पोर्ट बनता है तो वो कंडीशन अलग होता है। और हम हैंडसेट को डायरेक्ट अगर EDL केबल डाले, और केबल डालते साथ ही अगर यदि EDL पोर्ट बना रहा है तो वो फिर गलत तरीका हो गया। और हम पॉइंट को जब शॉर्ट करने के बाद पोर्ट यदि बन रहा है तो वो कंडीशन सही है, तो उस कंडीशन में हम एमएमसी को अटैचमेंट मानते हैं। और ये कंडीशन जो अभी डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है, इसमें सीपीयू और एमएमसी के बीच में कोई ना कोई लाइन मिसिंग है, या तो डेटा आपसी शेयर नहीं हो पा रहा है, या कोई भी वोल्टेज मिसिंग है, यदि एमएमसी के जितने भी रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन में हमारा एमएमसी, उस कंडीशन में हमारे बोर्ड के अंदर में 9008 का पोर्ट बन सकता है, जो डायरेक्ट बनेगा यूएसबी केबल डालते साथ ही। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी पूरी वोल्टेज की मेजरमेंट क्लियर कर देता हूँ कि वोल्टेज हमारा इसके अंदर में सभी वोल्टेज जितने हमको एमएमसी को रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज हमारे एमएमसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट EDL बन रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे एमएमसी और सीपीयू के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, इसकी वजह से ये हमारा 9008 का पोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी फुल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों आप सबको ये क्लियर करा देता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है और कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज आने चाहिए, जो डायग्राम के बेस के अनुसार से हम ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बोर्ड को थोड़ा दिखा रहा हूँ कि इसमें किस किस जगह में क्या क्या काम हुआ है, पूरा घुमा के देख लेते हैं इसके अंदर में। तो पहले बोर्ड में पूरी सब तरफ नज़र डाल लेते हैं कि बोर्ड में कहाँ कहाँ काम हुआ है और किस टाइप के काम हुआ है। ठीक है, इस तरफ पूरा फ्रेश लग रहा है, कोई जगह हाथ वाथ नहीं लगाया है। और यहाँ पर ये नेटवर्क सेक्शन में शायद काम किया है।
क्योंकि पेस्ट लगा हुआ है, अगल बगल पेस्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए WTR के अगल बगल ग्लू निकला हुआ है, शायद यहाँ भी हीट किया है, और मेरे हिसाब से डेड इसी की वजह से डेड किया होगा वो। और बाकी देख लेते हैं इस साइड में, इस साइड में भी शायद हीटअप किया है जैसे लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई, यहाँ भी मतलब कुल मिलाकर के इस हैंडसेट के अंदर में नेटवर्क प्रॉब्लम था, उस कंडीशन में वो डेट किया है हैंडसेट को। Redmi 9 पावर के अंदर में भी सेम टू सेम कंडीशन आता है, जिसके कैपेसिटर को हम लोग वहाँ से हल्का सा निकालें चाहे हीट किए, उसके बाद में डायरेक्ट जो EDL बनता है वो बनना बंद हो जाता है और हैंडसेट चालू हो जाता है। सेम उसी प्रकार से क्या पता इसमें भी किया होगा, कैपेसिटर निकाल, लेकिन निकला तो नहीं है कोई भी कैपेसिटर। और जो ये जो खाली जगह दिख रहा है ये तो ऑलरेडी NC ही है, लेकिन यहाँ काम हुआ है, यहाँ दिख ही रहा है कंडीशन से, ये देखो ये सब कंडीशन से दिख रहा है। प्लस इधर काम नहीं हुआ है जैसे लग रहा है, यहाँ पर कोई हीट किया होगा करने के लिए, लेकिन उतना खास काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज की मेजरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, क्या EMC के अंदर में हमारा सारे वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद में मैं USB लगा दिया इसको। ठीक है, और ये पोर्ट भी बन गया हमारा। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम सारी वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, क्या हमारा सारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में चला जाता हूँ, डिस्प्ले में। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं ये निकाल के रखा हुआ हूँ हमारा डायग्राम। तो इसके अंदर में मेरे को EMC के सारे वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं EMC को EMC हमारा है U1909। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पर सर्चिंग लेते हैं, U1909 ये हमारा है इसका EMC। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर VREF LPDDR3 जहाँ पर हमको मेजरमेंट करना होता है 0.60 वोल्ट। ठीक है, तो मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये C1909 कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको करता हूँ इंटर। ये बैक साइड में, बैक साइड में है हमारा 1909 ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, ये वाला तो ये वाला कैपेसिटर सबसे पहले हम वोल्टेज मेजर करते हैं कि 0.60 के जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं आ जाता हूँ इसमें, यहाँ पर तो पैकिंग है, मैं EMC के साइड में कोई जगह चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पैकिंग निकालना पड़ेगा, बट मैं नहीं निकाल रहा हूँ अभी फिलहाल। पहले मैं दूसरे वोल्टेज की मेजरमेंट कर लेता हूँ, लास्ट में फिर देखेंगे इसको, क्योंकि ये सील्ड उतारना पड़ेगा मेरे को, इसमें उतरा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन VREG L5 1.8 वोल्टेज, हमको ये लास्ट वाले कैपेसिटर, देखो मैं हमेशा लास्ट वाले कैपेसिटर क्यों पकड़ता हूँ, क्योंकि इसकी जो एंड में है, जो दिया हुआ है ऑलरेडी एंड कंडीशन में, तो यहाँ तक हमको देखो, ये शुरुआती में जब पकड़ेंगे कोई भी कैपेसिटर तो क्या पता यहाँ से लेकर कि यहीं तक लाइन ब्रेक हो। उससे अच्छा IC के नियर बाय हम चेक करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको जो फॉल्ट है हम उसके लास्ट एंड तक पहुँच सकें। हम तो IC में अभी फ़िलहाल निकालेंगे तब पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर भी वही वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के हमको शील्ड उतारना ही पड़ेगा। तो 1 मिनट मैं शील्ड पहले उतार देता हूँ उसके बाद में इसको शुरू करेंगे। ठीक है, 1 मिनट।
जाली निकल गया। अब फिर से मैं बोर्ड सेट कर देता हूँ ताकि हिंसेट हमारे ईडीएल में फिर से चला जाए। ठीक है, फिर गया ईडीएल में। अब हम इसकी वोल्टेज मेजर करेंगे। तो फिर से मैं डिस्प्ले में चला जाता हूँ। हमारा सबसे शुरू में हम देखे थे वो C1909। ठीक, इसमें हमको 0.60 के वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो 1 2 3 1 ये वाले कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, एक बड़ा कैप है, बड़ा कैप के बगल में जस्ट है। तो ये वाले में हमको 0.60 के वोल्टेज मिलने चाहिए। इसको मैं मीटर को सेट कर देता हूँ वोल्टेज की रेंज में। चेक करता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं इसको मीटर को कर दिए वोल्टेज रेंज में। अब यहाँ पर रखने के बाद में हमको चेक करना है ये वाला कैपेसिटर के अंदर में। तो यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं है और इस साइड में हमारा है 0.61, मतलब 0.60 के जो हाफ वोल्टेज जो बन रहे हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा वो बन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर चेक किए हैं 0.60 और यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 1.8 की वोल्टेज, जो है C1906। ठीक है, उसमें भी मैं वोल्टेज मेजरमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 केप है, तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 1.8 की वोल्टेज। ये जो कैप दिख रहा है, ये वाले कैप के अंदर में हमको मिलना है 1.8 की वोल्टेज। यहाँ पर हमारा 1.8 भी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट चलता हूँ मैं। फिर गया डायग्राम के अंदर में। अब यहाँ पर मेरे को एक वोल्टेज चेक करना है जो है 1.2, जो रैम के लिए वोल्टेज आते हैं। तो ये भी लास्ट कैपेसिटर में मैं चेक करूँगा C1919 में हम चेक करेंगे, जो रहेगा हमारा कैपेसिटर। अब इसमें हम चेक करते हैं तो ये बीच का रहा, जहाँ पर हम लोग 0.60 चेक किए उसी के ऊपर लेफ्ट थोड़ा जाएंगे तो 2 कैपेसिटर एक साथ लगे हैं। उसके ऊपर वाले में चेक करना है हमको 1.2 वोल्ट। ठीक है जी, फिर आ जाता हूँ मैं बोर्ड के अंदर में। तो देखो, हमने चेक किया था इसमें 0.60 वोल्टेज। ये देखो 0.60, उसी के ऊपर में ये 2 केप, यही 2 केप के अंदर में हमको चेक करना है 1.2 के वोल्टेज। ये रहा हमारा 1.2 के वोल्टेज। ठीक है जी, दोनों परफेक्ट आया। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट में चला जाता हूँ। नेक्स्ट जाने के लिए फिर से मैं आऊँगा यहाँ पर एक लाइन और बना हुआ है जिसमें उसमें भी हमको आएगा 1.2 के वोल्टेज, जो दोनों सेम एक ही लाइन है। तो पर भी मैं एक बार यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर देता हूँ कि सी, और यहाँ पर किया कंट्रोल V और इंटर किया, तो ये है 27। तो ये नीचे वाले 1 2 3 तीसरे के नीचे है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1.2 के यहाँ भी है, 1.2 के यहाँ भी है। तो ये वाला कैपेसिटर जो है C1927, इसमें भी हमको 1.2 के वोल्टेज मिलने चाहिए, जो हमारा है 1927। यहीं पर था जी, कहाँ गए जी? ये ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं क्या 1.2 के वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में फिर आगे वाली चेक करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लगातार चेक किए थे इसमें। तो ये हमारा है ऊपर में 2 केप लगे हैं, जो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कहाँ पर लगा ये। हाँ,
लगातार 3 कैपेसिटर लगे हैं, ये उसके ऊपर में 2 बड़े हैं। तो इसमें हम जो देखे हैं तो ये वाला केप है, ठीक है जी, ये वाला केप है जिसमें हमको मिलना चाहिए 1.2 के वोल्टेज, ठीक है। तो हम मीटर में फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिलना चाहिए 1.2 के वोल्टेज, तो हमको यहाँ भी 1.2 के वोल्टेज मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट चलेंगे, उसके बाद में हम आ गए पीसी के अंदर फिर से। अब इसके अंदर में कौन कौन सा वोल्टेज बचा हमारा, इस साइड का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इस साइड में भी 1.2 के वोल्टेज और दिए हुए हैं, इसको भी चेक करेंगे। फिलहाल पहले हम ये 2.9 क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 2.9 के वोल्टेज जो C1907 के अंदर में दिया गया है, ठीक है, लास्ट कैपेसिटर है उसका। तो यहाँ पर हमको 2.8 2.9 के वोल्टेज हमको मेजर करना है, जो एमएमसी के जस्ट ऊपर में एक कोने में लगा हुआ, ठीक है। तो मैं बोर्ड को मेरे पलटाना पड़ेगा, तो मैं इसको बोर्ड को पलटा दे रहा हूँ, पलटा के चेक करा रहा हूँ। तो ये देखिए कोना वाला है आपका, इस कोने वाले में मैं वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ 2.9 के वोल्टेज। यहाँ पर ये देखिए 2.883 मतलब 2.9 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट जाता हूँ मैं, फिर से जाने के बाद में यहाँ पर फिर डायग्राम में गया। उसके बाद VREGL5 1.8 फिर से हमको मेजर करना है। तो यहाँ पर है C1912, ठीक है जी। हम फिर से लेआउट के अंदर में इसको सर्चिंग में ले लेते हैं। लेने के बाद में सर्च किए, फिर उस साइड में चला गया। ये कोने वाला जहाँ पर हम लोग पहले चेक कर रहे थे, वहीं पर एक कोने में है 1.8 की वोल्टेज और एक ठो बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेता हूँ। ये 1.2, तो कोना वाला तो 1.8 आना चाहिए और इसमें हमारा 1.2 के वोल्टेज आने चाहिए। तो ये मैं सर्च किया, ये देखिए जो 3 कैपेसिटर थे जिसके लास्ट में हम लोग चेक किए थे, उसी के जस्ट ऊपर वाला 1.2 वोल्ट चाहिए और यहाँ हमको 1.8 चाहिए। यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर हमको 1.2, ठीक है। चलो फिर से मैं बोर्ड में चला जाता हूँ। बोर्ड में फिर उस साइड में पलटाना पड़ेगा हमको, फिर से पलटा दिया मैं बोर्ड को। बोर्ड को पलटाने के बाद सबसे पहले मैं 1.8 को क्लियर कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा 1.8 की लाइन, ये ठीक है, 1.8 की वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर था बड़ा वाला, इसमें चाहिए हमको 1.2 वोल्टेज, जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो देखो हमारे जो एमएमसी के जितने भी वोल्टेज हैं वो पूरे कंप्लीट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने ओनली हॉट टेस्टिंग किया। अब मैं यूएसबी निकाल दिया, मैं कूल टेस्टिंग करता हूँ कि किसी में वैल्यू ज़्यादा डाउन है कि हाई है, उसके अनुसार से भी हम लोग आगे देखेंगे और काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ से मैंने चेक किया था वहाँ का वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेक किया था, तो यहाँ पर ठीक आ रहा है 0.438, ठीक है। 400 हम इसको राउंड फिगर में मैं पकड़ रहा हूँ, 0 को न बोलते हुए 444 आ रहा है। प्लस इसके बाद में हम लोग चेक किए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू भी ठीक है। ये कोने में चेक किए थे, यहाँ भी वैल्यू सही है। ये कैपेसिटर में चेक किए थे, यहाँ पर भी वैल्यू समथिंग ठीक है, 300 के आसपास है। और ये वाला कैपेसिटर है, यहाँ पर भी हम चेक किए थे, यहाँ पर भी वही लाइन, क्योंकि ये 1.2 के वोल्टेज की लाइन है। तो यहाँ पर तो सब ओके है। अब एक बच गया 2.9 की वोल्टेज की लाइन। तो 2.9 के वोल्टेज की लाइन में कितना वैल्यू है इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा हमारा, यहाँ पर भी समथिंग सही है, ठीक, 402। अब इसके अंदर में यदि कोई लाइन अगर एमएमसी की वजह से अगर वैल्यू डाउन किया होगा, जो 300 के आसपास आ रहे हैं, तो हम एमएमसी निकालेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, हमको तो जितने भी वोल्टेज चाहिए एमएमसी के लिए वो सारे वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है पावर आईसी से। तो हमको पूरे सब वोल्टेज मिल रहा है, तो हम इधर नहीं भटकेंगे, क्योंकि सारे वोल्टेज यहाँ पर कंटिन्यू में आ रहा है और डायरेक्ट ईडीएल में जा रहा है। यदि डायरेक्ट ईडीएल में नहीं जाता तब मैं दूसरी तरफ जाता, ठीक है जी। सबसे पहले मैं तो एमएमसी उतारता हूँ,
एमएमसी उतारने के बाद में कंडीशन देखते हैं और एमएमसी चेक करेंगे क्या कंडीशन है। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस के सब पिन कनेक्टेड है, देखो अभी दिखाया था ग्रीन कलर का, उसके बावजूद भी यहाँ पर एरर दे रहा है। ये एमएमसी डेड है हमारा, ठीक है। अगर ओके रहता डायरेक्ट आता तो मैं एक बार U5 में भी आपको चेक करा दे रहा हूँ। U5 बोलता हूँ, सॉरी, जेटेक प्लस के अंदर में क्या दिखा रहा है। प्लस लगा दिया। जेटेक प्लस निकाल करके जेटेक प्लस के कौन से टूल ओपन करूँ, प्लस में ओपन कर लेता हूँ। ये जेटेक प्लस वाली टूल ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम इसमें भी चेक करके देखेंगे क्या है कंडीशन। यहाँ से जेटेक यूफेस है, इनको इस सॉकेट में हम कनेक्ट करेंगे। रीड इन्फो में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो बाकी छेड़छाड़ करेंगे, चेक एमएमसी करेंगे। चेक एमएमसी के अंदर भी ऑपरेट ले रहा है, बट नीचे अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ कुछ भी। ये देखिए D7, तो यहाँ पर इसके बगैर भी चलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आता है। नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा एमएमसी खराब है, ठीक है। ये एमएमसी लगा था इसके हैनिक्स का, ये खराब कंडीशन में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंडीशन एक ऐसा था कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जा रहे थे। यदि एमएमसी में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग समस्या रहता तो मैं आपको प्रोग्रामिंग कंप्लीट करके दिखाता, लेकिन जिस स्टेप से हम लोग चेक करते हैं उसी स्टेप से मैं चेक करते गया हूँ, और चेक करते जाने के बाद में यहाँ पर हमारा एमएमसी डेड निकला, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमको मिल चुका एमएमसी। अब हम इसके अंदर में एमएमसी चेंज प्रोसेस करेंगे। मैं इसको एमएमसी की चेंज की पूरी प्रोसेस करूँगा, बट थोड़ा स्पीड में करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा फास्ट में रख करके वीडियो को करूँगा आगे चल के, ठीक है। तो इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद में लास्ट स्टेप जब चालू करेंगे उस कंडीशन में फिर मैं आपको स्लो मोशन में फिर दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं हम
सेट ऑन हो रहा है हमारा, हम इंजन फाइल राइट कर चुके हैं। तो ये क्या है, हमारा जो हैंडसेट है पूरा ओके हो चुका ना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऑन हो गया। अब क्या था कि इसके अंदर में देखो तो आगे जो प्रोसेस करना है एक आदमी को तो पता ही है कि Y2 का इमेंसी कैसे रिप्लेसमेंट करना होता है। लगभग ये जेनरिक है, बहुत सारे लोगों को क्लियर है। तो क्या था, इस वीडियो के अंदर में मैं एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा था। बेशक आप लोगों को छोटा मॉडल है बोल के बेशक आप लोगों को वो लगेगा, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास में कोई भी मॉडल आए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मैं उसको एक मैकेनिक के अनुसार से ही काम करता हूँ इसके अंदर में। तो क्या है, मैं एक स्टेप के थ्रू से मैं आप लोगों को इसको थोड़ा प्रोसेस क्लियर कराया हूँ आप लोगों को कि कैसे स्टेप से हमको चेक करना है कोई भी हैंडसेट को। और इसमें क्या था, इमेंसी डेट था, तो मैंने इमेंसी रिप्लेसमेंट किया, ठीक है। आप लोगों को पूरा एक करके बताते भी गया हूँ। तो ये क्या है कि इमेंसी चेंज देखिए तो कई सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि मान लिया इमेंसी आपका डैमेज है, डेड है, पार्टीशन भी करप्ट होता है तो पर भी डायरेक्ट ईडीएल बनाता है, कोई लाइन मिसिंग है तो भी ईडीएल बनाता है, ठीक है। वोल्टेज लाइन मिसिंग है तो भी आपका ईडीएल ही बनाएगा, क्योंकि इमेंसी डिटेक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई भी मैं तो यही बोलूँगा आप सभी को कि कोई भी हैंडसेट यदि आता है तो एक स्टेप पर्पस के अनुसार से काम किया करें। कोई भी एक स्टेप बाय स्टेप ही काम करेंगे तो 100% सक्सेस होता है काम। ऐसा नहीं कि देखो कोई भी तुक्के के पर्पस से, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि तुक्के के पर्पस में जब काम करोगे तो कुछ हद तक तो ओके होता है होने के लिए, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले हैं मैकेनिक जितने भी, उनका रिजल्ट अलग ही आता है और वो ज़्यादा हैंडसेट रिटर्न भी नहीं करता। वो क्या है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वो निकलते जाते हैं। अब कोई भी एक ईडीएल डायरेक्ट ईडीएल आया, अब डायरेक्ट उठा दोगे ईमेल से, उठा करके सीधा चेक करोगे, वो तो भी एक प्रोसेस, चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताने की कोशिश किया। यदि हम इमेंसी निकालते हैं, इमेंसी ओके है, हम रिप्रोग्रामिंग करते, उसके बाद कंप्लीट प्रोग्राम करने के बाद में फिक्स करते, तो पर भी हमारा यदि डायरेक्ट ईडीएल बनाता तो हम क्या करते, जो मैं पिछले प्रोसेस किया हूँ वही प्रोसेस आप लोग भी करते। तो वो क्या है, स्टेप मैं पहले 10 मिनट लगा देता हूँ, मैं बाद में लगाने वाला सिस्टम नहीं रखता। मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ तो जो स्टेप है उसी स्टेप से, जिसको मैं बाद में परेशान होने के बाद में काम करता, उसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। बेशक हर एक स्टेप में मैं 10 से 15 मिनट ट्रेसिंग का टाइम बर्बाद करता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए मैं बोलता हूँ कि मैं वो टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ाता हूँ इसी कंडीशन की वजह से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जितना भी थोड़ा से भी बना मेरे तरफ से कुछ तो गाइडेंस मिला होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल छोटा वीडियो है, बट थोड़ा सा जितना भी ओपन करते बना मैं ओपन करके आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अब देखो थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा वीडियो में, क्योंकि मेरा क्लास अभी शुरू होने वाला है। तो क्लास शुरू होता है तो टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बैच कंप्लीट है, अगस्त वाली बैच फुल है मेरा, ठीक है। और नेक्स्ट बैच सितंबर में है। सितंबर में अगर कोई भी आना भी चाहता है तो वो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकता है। मेरे फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, उसमें से आप फ़ोन लगा करके मेरे को पूरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।